नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल की राजनीति में इस समय जो कुछ हो रहा है वह केवल काठमांडू की राजनीति तक सीमित नहीं है। इसके संकेत सीधे नई दिल्ली, बीजिंग और पूरे साउथ एशिया की रणनीति से जो है वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, कुछ ही समय पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत को लेकर सख्त और राष्ट्रवादी बयान दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत नेपाल संबंध एक नए तनावपूर्ण दौर में प्रवेश कर सकता है। लेकिन तभी अचानक घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। नेपाल की सबसे चर्चित राजनीतिक पार्टी आरएसपी के नेता रवि लामिछाने दिल्ली पहुंचते हैं। उन्हें मिलता है ऐसा स्वागत और राजनीतिक महत्व जो सामान्य विपक्षी नेताओं को शायद ही कभी मिलता है। अमित शाह से मुलाकात होती है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से विस्तृत चर्चा होती है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत। और यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, यह दिल्ली नेपाल की राजनीति में उभर रही नई शक्ति को समझने और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश भी रही है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उसी राजनीतिक धारा से जुड़े नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं भारत। सवाल कई हैं, क्या सीमा विवाद पर कोई नई बातचीत होने वाली है? क्या भारत और नेपाल के बीच एनर्जी डिप्लोमेसी का नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्या हाइड्रो पावर, पेट्रोलियम पाइपलाइन और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी असली एजेंडा है, या फिर दिल्ली नेपाल की भविष्य की सत्ता संरचना को ध्यान में रखकर अभी से अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह यात्रा केवल कूटनीति है या साउथ एशिया के बदलते जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर चल रही बड़ी राजनीतिक चाल? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझेंगे रवि लामिछाने की दिल्ली यात्रा का वास्तविक महत्व क्या था, शिशिर खनाल के भारत दौरे का एजेंडा क्या है, बालेन शाह की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत नेपाल संबंधों का नया समीकरण क्या बनेगा, और साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में छिपा हुआ बड़ा संदेश जिसे अधिकांश लोग अभी तक समझ नहीं पाए। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे कि क्या भारत नेपाल के साथ केवल संबंध सुधार रहा है या फिर पूरे हिमालयी क्षेत्र में अपनी नई रणनीति को जो है वो लागू कर रहा है। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक है सीमा विवाद पर बनेगी बात। अजित डोभाल और रवि लामिछाने के बीच में हुई है 2 घंटे तक लंबी बातचीत। काठमांडू पोस्ट ने एक न्यूज को कवर किया आज ही सुबह कि रवि लामिछाने रिसेप्शन इन न्यू दिल्ली अमेज वॉचर्स। Nepal watchers in New Delhi believe India wanted to send a message to Nepali Prime Minister Balen Shah even as it seeks to work closely with the new government in Kathmandu। तो नेपाल की राजनीति में जो बड़ा बदलाव हुआ है और उसके बाद दिल्ली से भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो संदेश काठमांडू को जा रहे हैं, इसी पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, भारत और नेपाल के संबंध केवल 2 देशों के बीच की कूटनीति नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, धर्म और लोगों के बीच गहरे विश्वास पर आधारित एक अनोखा रिश्ता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट एक दूसरे देश से आ जा सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच में लगभग 1751 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा है। करोड़ों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं, पढ़ते हैं, व्यापार करते हैं, और यही वो बिंदु है जहां से हमारी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वही नेपाल की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में नेबरहुड रिलेशनशिप नहीं बल्कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है। लेकिन यह रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कई मुद्दे पर तनाव देखने को मिला और सबसे बड़ा विवाद काला पानी लिपू लेख ओलंपिया धुरा क्षेत्र को लेकर सामने आया। जब भारत ने लिपू लेख रोड का उद्घाटन किया तब नेपाल ने इसका विरोध किया, अपने नए राजनीतिक नक्शे में इन क्षेत्रों को शामिल कर लिया, और इसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इसी दौरान नेपाल की राजनीति में चीन का प्रभाव भी जब बढ़ा तो ये भी चर्चा जो है वो सामने आने लगी। बीजिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी और पॉलिटिकल एंगेजमेंट के माध्यम से नेपाल में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, और यही कारण है कि नेपाल अब केवल भारत का पड़ोसी देश नहीं बल्कि साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बन चुका है। हिमालय के बीच स्थित नेपाल आज भारत और चीन दोनों की रणनीतिक गणनाओं का हिस्सा है, और इसी कारण काठमांडू में होने वाला हर बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नेपाल में नई राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, नई सत्ता संरचना उभर रही है, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, और इसी पृष्ठभूमि में पिछले 1 सप्ताह के घटनाक्रम को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि रवि लामिछाने की दिल्ली यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात और अब विदेश मंत्री शिशिर खनाल का भारत दौरा, इन सभी घटनाओं को अलग अलग देखकर नहीं समझा जा सकता।
इनके पीछे एक व्यापक रणनीतिक तस्वीर दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या भारत केवल नेपाल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर दक्षिण एशिया के बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में नेपाल को लेकर कोई नई रणनीतिक सोच जो है वो भारत के अंदर विकसित हो रही है। अब जरा हाल के घटनाक्रम को आप क्रमवार समझिए। पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को जब आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जियोपॉलिटिक्स में घटनाएं कभी कभी अलग नहीं होती हैं। हर घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हर मुलाकात, हर बयान, हर यात्रा के पीछे एक रणनीतिक संदेश छिपा होता है। और सबसे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के उस बयान को हम लेते हैं जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो है वह भारत के खिलाफ बयान दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से प्रस्तावित मुलाकात को जो है वह टाल दिया, और यह कदम काठमांडू और नई दिल्ली दोनों में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद नेपाल की संसद में भारत नेपाल सीमा विवाद का मुद्दा उठाया, बहुत जोर शोर से उठाया गया। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्रवादी राजनीति फिर से सक्रिय दिखाई देने लगी। ऐसे माहौल में सामान्यतः ये उम्मीद की जाती है कि दोनों देश के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन तभी घटनाओं ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। नेपाल की नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी यानी कि आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने दिल्ली पहुंच गए, और यहीं से राजनीतिक संकेत जो है वो बदलना शुरू हो गए। दिल्ली और में जो उन्हें महत्व दिया गया उससे राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान काफी ज्यादा आकर्षित हो गया कि पहली बार नेपाल को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। उनकी मुलाकात भारत के गृह मंत्री अमित शाह से हुई, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से विस्तृत चर्चा हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह एक लंबी बातचीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह संदेश दिया कि संबंधों को सुधारना है। सवाल यह नहीं है कि मुलाकात हुई या नहीं, सवाल यह है कि इन मुलाकातों का समय क्या संकेत देता है। साथियों, जब नेपाल में भारत विरोधी मुद्दों पर बहस चल रही हो, जब सीमा विवाद चर्चा में हो, और उसी समय नेपाल के एक प्रमुख राजनीतिक नेता को दिल्ली में इतना महत्व दिया जाए, तो यह केवल एक शिष्टाचार कूटनीतिक नहीं माना जाता। इसके तुरंत बाद एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल जो हैं वो आ जाते हैं कहां, भारत के आधिकारिक यात्रा पे आने लगते हैं। और यानी कि पहले से अगर हम बात करें तो पहले राजनीतिक स्तर पर संवाद हुआ, और औपचारिक कूटनीतिक स्तर पर बातचीत, और अब बैक चैनल राजनीतिक संपर्क। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो भी सरकारी संपर्क हमें देखने को मिल रहा है, यह क्रम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। यहीं से कहानी हमने कहा दिलचस्प और हो जाएगी। क्या भारत नेपाल की नई राजनीतिक शक्तियों के साथ दीर्घकालिक संबंध को बना रहा है? क्या दिल्ली आने वाले वर्षों की सत्ता संरचनाओं को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति को तैयार कर रहा है, या फिर एनर्जी, कनेक्टिविटी और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़ा कोई बड़ा एजेंडा छिपा हुआ है? और इन्हीं सवालों के जवाब हमें साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स के व्यापक परिप्रेक्ष्य में जो है वो तलाशना होगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि दिल्ली आखिर संकेत क्या देना चाहता है। कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत इस समय नेपाल की बदलती सत्ता पर संरचना को ध्यानपूर्वक समझने और उसके साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित करने की प्रक्रिया में। भारत के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि वह केवल वर्तमान सरकार के साथ ही नहीं बल्कि किसी देश के सभी प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक शक्ति केंद्रों के साथ संवाद बना के रखता है। और यही कारण है कि समय समय पर भारत ने नेपाल के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक धाराओं के साथ संबंध बना के रखा है, चाहे माओवादी नेतृत्व रहा हो, चाहे नेपाली कांग्रेस का हो, चाहे यूएमएल और केपी शर्मा ओली का नेतृत्व रहा। नई दिल्ली ने विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के साथ संवाद चैनल हमेशा खुले रखे हैं, क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित जो है वह स्थायी रहते हैं। और इसी संदर्भ में आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को समझना भी जरूरी हो जाता है। कुछ ही वर्षों में आरएसपी नेपाल की राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर रही है, विशेषकर युवा मतदाताओं, शहरी मध्यम वर्ग, व्यवस्था परिवर्तन की मांग करने वाले समूहों के बीच पार्टी ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसी स्थिति में यदि भारत आरएसपी के शीर्ष नेता के साथ संवाद को बढ़ा रहा है तो इसे केवल एक राजनीतिक मुलाकात के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह संभव है कि नई दिल्ली नेपाल की भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनीतिक विकल्पों के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा है। और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ रवि लामिछाने के मिले सम्मान को केवल एक व्यक्ति विशेष के सम्मान के रूप में नहीं देखते। उनके अनुसार यह नेपाल की उभरती हुई राजनीतिक वास्तविकता को स्वीकार करने और उनसे संवाद स्थापित करने का एक संकेत भी हो सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि वह किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन कर रहा है। भारत सार्वजनिक रूप से हमेशा यही कहता रहा है कि वह नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नेपाली जनता का निर्णय का सम्मान करता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में अक्सर
संदेश शब्दों से कम और घटनाओं से अधिक समझे जाते हैं। और यही कारण है कि रवि लामिछाने की दिल्ली यात्रा को नेपाल और भारत दोनों में इतनी गंभीरता से देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि यदि राजनीतिक संपर्क स्थापित हो चुके हैं तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक या आर्थिक एजेंडा भी मौजूद है। और यहीं से चर्चा में हमें एनर्जी डिप्लोमेसी और रीजनल कनेक्टिविटी की ओर लेकर जाते हैं। साथियों, कल रात को 9 बजे हमने जब भारत और वेनेजुला के भारत के प्रधानमंत्री और वेनेजुला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच चर्चा हुई थी और हमने कहा था कि वेनेजुला से भारत अब क्रूड ऑयल लेकर आ रहा है, तो हमने एनर्जी डिप्लोमेसी के ऊपर चर्चा करते हुए नेपाल के एंगल से भी इस पर चर्चा की थी। अगर कल रात का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा और आप समझ सकते हैं कि भारत की होने वाली कोई भी घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पेशली एनर्जी डिप्लोमेसी को या रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर होगी तो आप उसमें नेपाल को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। साथियों, अब तक हमने राजनीतिक संकेतों के ऊपर जो है वो आप सभी के साथ चर्चा की, लेकिन किसी भी कूटनीतिक प्रक्रिया की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब राजनीतिक संवाद नीतिगत सहयोग और ठोस परियोजनाओं में बदलने लगे। और यही पर शिशिर खनाल की भारत यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रवि लमिछाने की यात्रा मुख्यतः राजनीतिक संपर्क और विश्वास निर्माण से जुड़ी हुई दिखाई देती है। वही शिशिर खनाल की यात्रा आधिकारिक, संस्थागत और नीतिगत महत्व रखती है। यानी एक तरफ राजनीतिक स्तर पर संवाद स्थापित किया गया तो दूसरी तरफ सरकार से सरकार के स्तर पर अगर हम बात करें तो एजेंडा को आगे बढ़ाया गया। और इसी यात्रा में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है वो है भारत नेपाल संबंधों के भविष्य को सीधा जो है वो प्रभावित कर सकता है। जैसे सबसे पहला मुद्दा ट्रेड कॉर्पोरेशन को लेकर, यानी कि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान, तेज और संतुलित बनाने पर चर्चा हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट को लेकर। भारत लंबे समय से नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, एनर्जी और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में निवेश करता रहा है। नई परियोजना और निवेश अवसरों पर भी बात जो है वो संभव है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन पर, यानी कि नेपाल के पास विशाल जल विद्युत क्षमता है जबकि भारत को लगातार ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है। ऐसे में नेपाल की बिजली और भारत की ऊर्जा जरूरत एक दूसरे के पूरक बन सकती है। और इसके साथ साथ एनर्जी कॉर्पोरेशन पर भी चर्चा एक प्रमुख विषय के रूप में हो सकता है क्योंकि बिजली व्यापार, ट्रांसमिशन लाइन, क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दे दोनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। एक और बड़ा क्षेत्र है जिसको कि हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, चाहे वो रेल संपर्क की बात हो, चाहे सड़क संपर्क की बात हो, चाहे इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट की बात हो और सीमा पार माल परिवहन को आसान बनाने की परियोजना हो। भारत और नेपाल दोनों समझते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी सीधे आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। डिजिटल क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली, क्यूआर पेमेंट इंटीग्रेशन और फिनटेक कनेक्टिविटी जैसे विषय सीमा पार व्यापार और पर्यटन के लिए नई गति दे सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एजेंडे का एक हिस्सा हो सकता है कि बेहतर सड़कें बनाए जाए, आधुनिक सीमा सुविधाएं दी जाए, सुगम आवागमन दोनों देशों के हित में हो। यदि इन क्षेत्रों में ठोस प्रगति होती है तो ये केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र की आर्थिक संरचना को भी प्रभावित कर सकते हैं। और यही कारण है कि शिशिर खनाल की यात्रा केवल एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं मानी जा रही, बल्कि शिशिर खनाल की यात्रा के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो इसे राजनीतिक संवाद से आगे बढ़कर आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। और यही वो बिंदु है जहां भारत नेपाल संबंध केवल कूटनीतिक विषय नहीं बल्कि साउथ एशिया के व्यापक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। अधिकांश लोग सीमा विवाद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन असली कहानी शायद एनर्जी जियोपॉलिटिक्स की है। नेपाल के पास विशाल जल विद्युत क्षमता है, भारत को बढ़ती ऊर्जा की जरूरत है, बांग्लादेश बिजली खरीदना चाहता है, भारत साउथ एशिया एनर्जी ग्रिड विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि क्षेत्रीय ऊर्जा नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। और यही कारण है कि ऊर्जा सहयोग आने वाले वर्षों में भारत नेपाल संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार होगा। साथियों, काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और सुस्ता जैसे विवाद अभी भी मौजूद हैं, लेकिन किसी बड़े समाधान की संभावना फिलहाल अभी काफी कम दिखाई दे रही। दोनों देश जानते हैं कि सीमा विवाद राजनीतिक भाषणों में लोकप्रिय मुद्दा हो सकता है, लेकिन वास्तविक समाधान केवल शांत और लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। इसलिए आने वाले समय में दोनों देश इन विवादों का प्रबंधन करते हुए सहयोग के क्षेत्र में अधिक ध्यान दे रहे हैं। नेपाल के विदेश नीति को चीन के संदर्भ में भी समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर जब तक हम चीन को यहां नहीं लेंगे तो ये पूरा का पूरा मामला जो है अधूरा रह जाएगा। भारत नहीं चाहता कि नेपाल पूरी तरह से चीन की रणनीतिक परिधि में चला जाए। दूसरी ओर नेपाल भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित बनाए रखना चाहता है। इसलिए भारत इस समय एंगेजमेंट की नीति अपना रहा है, यानी कि लगातार संवाद रखे, लगातार संपर्क बनाए रखे और लगातार सहयोग की कोशिश किया जाए। और यही वजह है कि हाल के दिनों में उच्च स्तरीय संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। अब तीन घटनाओं को एक साथ रख के देखिए।
इसी महीने की शुरुआत में बालेन शाह का शक्त रुख, रवि लामिछाने की दिल्ली दौरा, शिशिर खनाल की आधिकारिक भारत यात्रा, ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं है साथियों। ये भारत और नेपाल के बीच उभरते हुए रणनीतिक समीकरण के संकेत है कि आने वाले महीनों में यदि ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं तो 2026 भारत नेपाल संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खुला है कि क्या दिल्ली केवल संबंध सुधार रहा है या नेपाल की नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ एक नया अध्याय लिख रहा है। आप अपनी राय को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक जो है वो अवश्य पहुंचाएं, और कैसा लगा सेशन ये भी जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आपके विचार तो कमेंट के माध्यम से हमारे पास आएंगे ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।